हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे यूपीएससी में आखिर जो क्षेत्रीय भाषाएं और हिंदी माध्यम के जो विद्यार्थी हैं उनका जो सिलेक्शन है वो इतना कम क्यों होता है और उसके जो कारण क्या हैं। अब हम बात ऐसा नहीं करेंगे कि जैसा कि अभी लोग करते हैं यूपीएससी में लोग क्यों असफल हो रहे हैं, उनके वो आपको 4-5 रीजंस आपको गिना देंगे। जैसे कि कह सकते हैं कि मोटिवेशन को यूपीएससी की तैयारी नहीं समझना चाहिए कि हम यूपीएससी को जो मोटिवेशन होते हैं उसी को यूपीएससी की तैयारी समझ लेते हैं। वो कहेंगे कि स्टडी और रीडिंग दोनों में हमें डिफरेंस करना है ताकि हम समझने को और लर्न करने को डिफरेंशिएट कर पाएं। इसलिए तीसरा कारण वो बता सकते हैं कि सही दिशा में मेहनत करनी चाहिए और अगर आप नहीं करेंगे तो असफल हो जाएंगे। तो एक सही दिशा में मेहनत ना करना असफलता का कारण हो सकता है। इसी तरीका से चौथा पांचवा कारण वो गिना सकते हैं कि अपना जो मूल्यांकन है वो सही तरीका से ना करना। मतलब ये है कि आप टेस्ट सीरीज आप लगा रहे हैं या फिर एग्ज़ाम हो गया उसके बाद में आपको जो अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि भाई जो मेरी तैयारी है वो किस दिशा में जा रही है, कितना मार्क्स मेरा अब की बार आया है। और अब की बार मेरे जैसे कि 2022 में किसी ने एग्ज़ाम दिया और फिर 2023 में दिया, तो 2022 के एग्ज़ाम में उसके जितने मार्क्स थे उसके अगर हम कंपैरिजन करें कि 2023 में कितने मार्क्स थे, अगर उनमें कंपैरिजन में एक अच्छा खासा अगर उछाल नहीं है तो समझे कि हवा हवाई में नहीं रहना चाहिए। तो ये आप कारण वो गिना सकते हैं। तो ये तो एक हो गया कि भाई ठीक है, हमें बात करनी है, एक प्रोफेशनल तरीका से बात करनी है। लेकिन मैं जैसा कि आप जानते हैं मैं एक तरीका से कैजुअल टॉक करने में ज़्यादा विश्वास रखता हूं और मैं आपको एज ए यूपीएससी एस्पायरेंट, क्योंकि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पायरेंट रहा हूं और इसीलिए आप देखते हैं कि मैं जब भी बात करता हूं तो आपसे एक फ्रेंड की तरह हम बात करते हैं और मेरा संबोधन भी आप देखते होंगे कि हेलो फ्रेंड्स, इस तरीका से। तो मैं आप और मेरे जो बीच में है वो एक टीचर और विद्यार्थी का संबंध ना होकर के एक मित्रता का जो संबंध है वो है। तो हम वही एक बात करने जा रहे हैं कि जब हम देखते हैं कि हिंदी माध्यम में या फिर और भी क्षेत्रीय जो भाषाएं हैं उनमें बहुत सारे इतना सारा डिफरेंस है सिलेक्शन में कि जमीन आसमान का अंतर आपको दिखता है कि 50-40 सिलेक्शन आपको हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं से दिखेंगे। टोटल सिलेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ आईएएस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आईएएस में तो आपको 1 या 2 बंदा दिखेगा, नहीं तो फिर सब आपको अंग्रेजी माध्यम से दिखेंगे। तो इसका मैं पहले भी बात कर रहे हैं, लेकिन आज मैं एक अलग तरीका से आपको दिल खोल करके, जैसे कहते हैं ना, दिल खोल करके मैं बात करना चाहता हूँ इस पर कि आखिर जो कृपा है वो कहाँ अटकी हुई है और क्यों लोग इतने सफल नहीं हो पा रहे हैं, उसका कारण क्या है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रिजल्ट आने के बाद में लोग तैयारी करते हैं और फिर जब वो फेल हो जाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन से जूझते हैं कि यार हम क्यों नहीं कर पा रहे, हमारे अंदर कहाँ पे कमी है। मेहनत आप जानते हैं कि मेहनत वो लोग बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाता, उसका क्या कारण है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे, आज बहुत खुल के बात करेंगे और एक कैजुअल टॉक हम करने वाले हैं, कि सामान्य चर्चा हम करेंगे, एकदम प्रोफेशनल होकर के नहीं। और मैं उन बातों पर या वो जो कारण है उन पर मैं नजर डालूंगा आज आपका, जहां पर कोई भी जो है बात नहीं करता या फिर उधर ध्यान जाता नहीं है ज्यादातर। मैं आपको बताऊं कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे भी हाथ में नहीं है, यानी कि हमारे भी हाथ में वो कारण नहीं है। कुछ तो वो कारण है और कुछ ऐसे कारण हैं जो हमारे हाथ में है, यानी कि जो हमसे गलती होती है। तो जब कुछ ऐसे कारण जो तुम्हारे हाथ में नहीं है और कुछ ऐसे कारण जो आपके हाथ में है, आपसे गलती होती है, वो जब मिल जाते हैं तो आपकी असफलता तय हो जाती है। आप ये मान के चलिए, तो हम असफलता तय ना हो तो वो कौन से जो बहुत बेसिक कारण है वो मैं आज आपको यहाँ पे गिनाऊंगा। और मैं चाहता हूं कि आप ये जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो पूरी वीडियो देखें, क्योंकि एक सामान्य परिचर्चा ये है, कोई भी एकदम इसे प्रोफेशनल लेकर के मैं नहीं चल रहा हूं। और वही कारण मैं आपको गिनाऊंगा जो 100% सही है और जिन पर हर जो एस्पायरेंट है उसको विचार करके ही अपनी तैयारी प्रारंभ करनी चाहिए। अगर आप वो तैयारी कर भी रहे हैं तो अगर असफल भी होते हैं तो इन बातों को भी कंसीडर करना चाहिए, ना कि सिर्फ फ्रस्ट्रेट होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ये वाले कारण देखेंगे। और जो सबसे पहला जो मैं कारण है वो है कि भाई आपका जो
आपका जो जन्म है वो कहाँ पे है, कहाँ पर हुआ है, यानी कि किस तरीका के परिवेश में आपका जन्म हुआ है, ये आपके हाथ में नहीं है। हम दोनों कारण देखेंगे, लेकिन जो मैंने जैसा कि आपको बताया कि कुछ कारण ऐसे हैं जो आपके हाथ में है, कुछ ऐसे हैं जो आपके हाथ में नहीं है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि भाई आपका जन्म किस परिवेश में हुआ है, और किस परिवेश का मतलब है कि आपका फैमिली किस तरीका से है, गांव है, देहात है, बहुत ज्यादा बैकवर्ड है या फिर बैकवर्ड है, इस टाइप से है या शहर है। तो ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन ये डिसाइड करेगा आपका पूरी जिंदगी को, आपकी को डिसाइड करेगा। और ये कड़वी सच्चाई है, इसे आप स्वीकार करें या ना करें, लेकिन ये 100% सही है कि ये सच्चाई है। अब आपका अगर जन्म होता है किसी गांव में, और गांव में जन्म होता है, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आने वाली जो दशा है, यानी कि एजुकेशन जो आपका होना है, वो भी इस पर निर्भर करने वाला है, ये पक्का उसे प्रभावित करेगा। और जब मैं गांव कह रहा हूं तो उसका मतलब आप समझे इसे, जब मैं गांव कह रहा हूं तो आप उसका इसका मतलब समझे कि गांव में हर आदमी एक जैसा नहीं है, अमीर भी है, गरीब भी है, लेकिन अधिकांश जो है 99% जो लोग हैं वो बिलो द पॉवर्टी लाइन है या पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द आते हैं। अब जो भी पॉवर्टी लाइन के इर्द गिर्द हैं या पॉवर्टी लाइन के बिलो हैं, उनका जो एजुकेशन है वो उसी तरीका से होना प्रारंभ होगा आगे की ओर। यानी कि उनका जो एजुकेशन है वो प्राइमरी एजुकेशन, जिसे हम एलिमेंट्री एजुकेशन कहते हैं, वो एजुकेशन बहुत अच्छा होगा नहीं। उसके बाद में आप देखेंगे कि सेकेंडरी हायर एजुकेशन या फिर हायर एजुकेशन वो ढंग से नहीं होगा। और हम सब जो लोग हैं, अधिकतर आप जानते होंगे कि जो लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो गांवों से होते हैं। कारण क्या है कि गांवों में ज्यादा पॉपुलेशन है। शहर हमारा कहते हैं ना कि जो अर्बनाइजेशन किस तरीका से कितना हुआ है, तो अर्बनाइजेशन का आप देखेंगे परसेंटेज तो वो कम है, और गांवों में जो लोग हैं वो ज्यादा है। तो जो प्रिपरेशन करने वाले जो लोग हैं वो गांवों से ज्यादा होंगे। अब वो लोग ज्यादा हैं, फार्म ज्यादा भरेंगे, और जब फार्म ज्यादा भरेंगे, एजुकेशन अच्छा नहीं हो तो फेल ज्यादा होने वाले लोग भी यही है। तो ये जो कारण जो मैंने आपको बताया है, ये है आपका हाथ में नहीं है। उसी के साथ आप देखेंगे कि आपका जन्म किस कास्ट में हो रहा है, किस कास्ट में हो रहा है, इसका मतलब इससे भी है कि आपका एजुकेशन किस तरीका से प्रभावित होगा, और बाद में जाकर के इससे भी होगा कि आपको किस तरीका का जो रिजर्वेशन और ये सारे अटेम्प्ट ये डिसाइड होते हैं, ये काउंट होते हैं। आप इसे समझिए, ये सच्चाई है, इसे आप झुटलाएं या ना झुटलाएं, लेकिन ये सच्चाई है, ये आपको माननी पड़ेगी। आगे आप देखेंगे इसमें शिक्षा, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो हमारा दूसरा पॉइंट है, पहला जो बताया मैंने वो है आपका जो जन्म है वो किस पृष्ठभूमि में हुआ है, वहां से आपका जीवन का 90% भाग तय हो जाने वाला है बहुत सारे लोगों को। अब इसमें आप एक्सेप्शन भी देखेंगे, सर वो वहां से था और वो गरीबी में पला और ये हो गया, और वो इस तरह से मोटिवेशन आपने पढ़ा होगा, वो सब मोटिवेशन है। लेकिन आप भी जानते हैं कि 5% का एक एक्सेप्शनल रूल होता है कि 5% लोग जो होते हैं वो एक्सेप्शन होते हैं, उनको आप काउंट ना करें। मैं 95% लोगों की बात कर रहा हूं, उसे आप देखेंगे। अब हम शिक्षा की जब दूसरे स्टेप में बात करेंगे तो हम शिक्षा की बात करेंगे। तो शिक्षा, अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपका जन्म होता है किसी गांव में, और किसी गांव में आपका जन्म होता है, गरीब परिवार में जन्म होता है, या फिर मिडिल फैमिली में आपका जन्म होता है, तो आपका जो एजुकेशन है वो उसी तरीका से होगा कि आपके एजुकेशन के ऊपर वो कितना खर्च करेंगे, ये भी। अब आपका जो एजुकेशन है वो होगा किसी छोटे मोटे गांव देहात के स्कूल में होगा, फिर आगे जाकर के जब आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन अच्छी नहीं होगी तो आगे की जो नींव है वो भी उसी तरीका से रखी जाएगी जिस तरीका की आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन है। कहते हैं ना कि कमजोर जो नींव होती है उस पर बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं चढ़ी जा सकती। इसलिए आपका जो एजुकेशन है वो ऑलरेडी हो चुका है। नीचे जो आपका एलिमेंट्री यानी कि 10th तक आप मान के चले, वहां तक आपका जो एजुकेशन है वो बेस तैयार हो गया। अब उस पर क्या नींव बने, आगे जो बिल्डिंग बनने वाली है वो कैसी बनेंगी, ये डिसाइड करने वाला है कि आपके एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन या 10वीं तक की जो पढ़ाई है वो किस प्रकार से हुई है। क्लियर है ये चीज, ये हो जाएगा। और अगर आपका पहले ही एजुकेशन बहुत खराब हो गया है तो फिर ज्यादा ऑप्शन आपके पास बचते नहीं है। कहते हैं ना कि भाई भारत में भी क्या है कि हर कोई आदमी प्रधानमंत्री बन सकता है, लेकिन क्या बना, नहीं बनता। कारण है कि उसके लिए जिस तरीका की एक सिचुएशंस होनी चाहिए, है ना भाई। पोटेंशियल एक अलग चीज है, और वो पोटेंशियल उसमें कन्वर्ट हो पाए। जैसे कि आप जानते हैं कि बीज होता है ना, बीज में पोटेंशियल है वो वृक्ष बन सके, लेकिन क्या हर बीज वृक्ष बनता है, नहीं बनता ना। वही बन पाता है जो उसके लिए उसको क्या मिल जाता है, जो एनवायरमेंट है, उसका जो क्लाइमेट है वो कैसा है वहाँ का, उसे बीज, खाद, तेल, पानी, ये सारी जो आसपास की जो सुविधाएं हैं, अगर ये सब मिलती हैं तभी जाकर के वो वृक्ष बनता है।
तो इसी तरीका से आप देखते हैं कि पोटेंशियल हर व्यक्ति में हो प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन क्या वो प्रधानमंत्री बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सटर्नल सिचुएशन है वो उसके कंट्रोल में नहीं है, वो जो उसकी परवरिश हुई है ना वो उसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये सारी बातें डिसाइड करेंगी। तो दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो है एजुकेशन। अब दो बातें हो गई कि भाई आपका जो किस तरीका से आपका जन्म किस परिदृश्य में किस फैमिली में हुआ है, आपका एजुकेशन फिर डिसाइड होगा, एजुकेशन इसका मेन फैक्टर है। तीसरा है यूपीएससी का जो एग्जाम देखिए, क्योंकि मैं अभी यूपीएससी की बात कर रहा हूं, तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो लगातार बदला है। आप देखे होंगे कि 2013 में मेंस का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ, और 2011 में प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है उसका पैटर्न चेंज हुआ। और आज भी आप देखते हैं कि सीसेट जो है वो एक मेजर फैक्टर अभी भी 2023 में जो एग्जाम हुआ उसमें भी आप देखे होंगे कि सीसेट ने अच्छी खासी भूमिका निभाई है, और वो आपको फेल कराने में एक अच्छी खासी भूमिका निभा रहा है क्वालिफाइंग नेचर का। लेकिन आपका जो फर्स्ट पेपर कितना ही भी अच्छा हुआ हो, लेकिन सेकंड पेपर आपकी जो है अच्छे से वो खराब कर देगा पूरी स्ट्रेटजी को। तो ये आप देख रहे हैं। तो ये क्या है? यूपीएससी का बदलता पैटर्न। अब यूपीएससी का जो बदलता पैटर्न है उसमें क्या है कि एनालिटिकल थिंकिंग की मांग की जाती है। यानी कि आप जो भी प्रश्न आपके पास आएंगे वो एनालिटिकल स्वरूप के होंगे। यानी कि एनालिटिकल स्वरूप का मतलब है कि अगर आपको कोई भी सिचुएशन दी जाती है तो आप उसको अलग अलग तरीका से किस प्रकार से देखते हैं। उदाहरण के लिए अगर आपको कहा जाता है कि गरीबी, सपोज करो सिर्फ गरीबी बोला, भारत में गरीबी के कारण। अब गरीबी के कारण क्या सिर्फ आप एक यानी कि एक डायरेक्शन यानी कि मोनो यानी कि सिंगल डायरेक्शन में आप देख पाते हैं, या फिर गरीबी के बहुत सारे कारण आप देख पाते हैं? जैसे कि सामाजिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है, और गरीबी का जो एक कारण है कि जैसे क्लाइमेट से आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं, कल्चरली आप उसे कनेक्ट कर पाते हैं नहीं, या सोसाइटी का जो एक स्ट्रक्चर है उसकी वजह से भी एक जो गरीबी है वो क्या गरीबी उस सोसाइटल स्ट्रक्चर से भी है क्या है, या महिलाओं की जैसा क्या महिलाओं की सिचुएशन, क्या वास्तव में जो महिलाओं की सिचुएशन है वो हर सोसाइटी में एक अलग अलग है, आप ये भी जानते हैं, लेकिन भारतीय समाज में ऐसी क्यों है? इसके ऊपर आप विचार करेंगे कि भाई क्या कारण रहे हैं इसके, समझ रहे हैं ना? तो क्या आप एक ही तरीका से देखते हैं उसे, या फिर आप उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन से देखने का मायदा रखते हैं? आपका दिमाग किस तरीका से कार्य करता है या नहीं करता? ये 2013 के बाद की जो डिमांड है एग्जाम की वो है। तो 2013 के बाद में एक अलग तरीका से पैटर्न चेंज हुआ, और एक आपको इंटीग्रेटेड स्टडी की मांग की गई कि भाई जो बच्चा है वो एक इशू पर कितने तरीका से सोच पाता है। अगर वो बहुत ज्यादा तरीका से सोच पाता है, अच्छे डायरेक्शन सोच पाता है, अब वो कैसे सोचेगा? आप जानते हैं कि किसी बच्चे का इकोनॉमिक्स अच्छा नहीं होता, कभी किसी को इंटरेस्ट ज्योग्राफी में नहीं आता, किसी एनवायरमेंट में इंटरेस्ट नहीं आता, किसी को साइंस एंड टेक में नहीं आता, किसी को आर्ट एंड कल्चर में। ऐसा तो नहीं है सब बच्चों का सारा सही होगा। मैं कहता हूं कि बहुत सारे बच्चे का कई सारे सब्जेक्ट पर अच्छा नहीं लगता, खासकर जो आर्ट बैकग्राउंड के लोग हैं उनको साइंस एंड टेक अच्छा नहीं लगता, बायोलॉजी अच्छी नहीं लगती, ज्योग्राफी भी ज्यादा समझ में आती नहीं है, समझ रहे हैं आप? और कुछ इकोनॉमिक्स के भी कंसेप्ट ऐसे हैं जो अच्छे से समझ में नहीं आते। अब क्या होगा कि ये सारा क्या है, ये आर्ट बैकग्राउंड के लोग हैं। तो जो यूपीएससी का जो बदलता पैटर्न है इसने एक महती भूमिका इसमें निभाई। और जो 2013 से पहले जो लोग थे वो क्या करते थे कि भाई जो प्रश्न आ रहे हैं उनको याद कर लेते थे, और याद करने के बाद में जाकर के लिखते थे। अब 2013 के बाद में क्या हुआ कि आप याद करके जाएंगे वो नहीं चलने वाला। अब आपको क्या करना है, वहीं जाकर के क्वेश्चन की सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपको आंसर फ्रेम करना है, क्योंकि अब एक डायरेक्शन के आंसर नहीं बचे। अब आंसर आप जो क्वेश्चन आएंगे वो आपसे मल्टी डायमेंशन की मांग करेंगे, और वो आप बना करके जा नहीं सकते। हाँ, अलग अलग सब्जेक्ट पर आप तैयारी किए हैं तो जाकर के वहां पर उनको आप जोड़ें और जोड़ करके एक आंसर फ्रेम कर सकते हैं। तो यहां पर हमने देख लिया सी सेट का, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी सेट भी उस बदलते पैटर्न का एक हिस्सा रहा। 2011 में ये आया, और उस टाइम पे इसके मार्क्स जुड़ते थे, तो उसका फायदा जो हुआ है वो खासकर साइंस के जो विद्यार्थी हैं उनको हुआ। अब उसके बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसे क्वालिफाइंग नेचर का करे देते हैं, लेकिन आज भी अगर आप सी सेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो उन लोगों को आज भी एक एडवांटेज है इसमें। तो ये जैसा कि आप जानते हैं। चौथा जो महत्वपूर्ण कारण है वो है गाइडेंस और मेंटरशिप, यानी कि गाइडेंस की कमी और मेंटरशिप की कमी। ठीक है, ये आपको सीधा सीधा दिखेगा। ये आएगा कहां से? गाइडेंस और मेंटरशिप आएगा कहां से? ये आएगा आपकी फैमिली से। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये आपके हाथ में नहीं है कि आपका जन्म कहां पे हुआ। पहला तो ये, जैसा कि मैंने आपको बताया
कि पहला तो ये आएगा आपकी फैमिली से आता है तो बहुत बेहतर है, क्योंकि ये जल्दी से आ जाएगा और जितनी जल्दी ये आपके अंदर आएगा उतना आपको प्रॉफिट रहने वाला है कि आपके माँ बाप आपको शुरू से ही गाइड कर रहे हैं, आपके विषय में आपके आसपास के जो अपने फैमिली मेंबर्स हैं वो सोच रहे हैं, है ना। जब आपको समझ आएगी उस टाइम तो आप सोचेंगे, लेकिन जब तक देर हो चुकी होगी यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए, तो जो गाइडेंस है, जो मेंटरशिप है, वो फैमिली से आएगा। अगर आपका फैमिली बेहतरीन है, वेल एजुकेटेड है, तो ये मेंटरशिप आपको मिल जाएगी। मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा क्योंकि गाइडेंस और मेंटरशिप की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है आपके सिलेक्शन होने में, ना होने में। ये गाइडेंस और मेंटरशिप जो है, इसकी आप मान के चलें कि 50-60% भूमिका है। ये आपको आईएएस बना भी सकती है, और ये आपको अगर ये नहीं है तो आप आईएएस नहीं बनेंगे। कारण है कि पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, आप पढ़ते चले जाएं, लेकिन क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या छोड़ देना है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। और ये सारी बातें ये जो आएंगी, ये आपके गाइडेंस और मेंटरशिप से आएंगे। अब एक मेंटर आपका मार्गदर्शक जरूर होना चाहिए, एक मेंटरशिप आपके पास जरूर होनी चाहिए जब आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ताकि वो आपको बताए कि अब आपको क्या छोड़ देना है, कितना स्टडी आपको करना है, और क्या आपको पढ़ना है, क्या आपको नहीं पढ़ना है, इसे करने के लिए। अब ये जो भूमिका है, ये कोचिंग सेंटर्स की हो सकती है, ये जो भूमिका है ये कोचिंग सेंटर्स की हो सकती है। लेकिन समस्या ये है कि अगर कोचिंग सेंटर सिर्फ गाइडेंस और मेंटरशिप करेंगे तो भाई वो इतना पैसा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि मेंटरशिप के आप 1-2 लाख रुपए नहीं दे पाएंगे उन्हें। उनका आपका 1000, 2000, 10,000 बस, इससे ज्यादा क्या कमाएंगे। लेकिन जो वो नोट्स आपको देते हैं उससे आपको भी लगता है कि यार बहुत कुछ, मतलब सर ने बहुत कुछ दिया है। तो ये जो नोट्स आपको मिलते हैं स्टडी मटेरियल के रूप में, यहां से शुरू बात होती है आपके अब नीचे जाने की। क्योंकि आप, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप इस तरीका से आते हैं, और इस तरीका से आने के बाद में आप कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि आईएएस का एक सपना है और वो आपको साकार करना है। आप गांव से किसी यूनिवर्सिटी से आए और आने के बाद में आपको लगा कि अब मुझे कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑफलाइन ऑनलाइन ये सारा, तो आप इसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहां से आपको मिलता है स्टडी मटेरियल, और वो जो स्टडी मटेरियल है वो कॉपी पेस्ट है। आप जानते हैं कि वो एनसीईआरटी हो, स्टैंडर्ड बुक्स, उनकी कॉपी पेस्ट है। अब आप में से बहुत सारे लोग जो होते हैं ये होते हैं कि यार मैंने एनसीईआरटी तो पढ़ी नहीं, मैंने तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ी नहीं। अगर आपके मन में रहेगा कि डाउट में कि मैं एनसीईआरटी पढ़ नहीं रहा हूं, मैं स्टैंडर्ड बुक में पढ़ नहीं रहा हूं, तो तैयारी कैसी हो रही है। अब आप एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स भी पढ़ेंगे, अभी आपके पास में कोई अनुभव नहीं है, लेकिन आप एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं, स्टैंडर्ड बुक भी पढ़ रहे हैं, और वो भी जो उन्होंने स्टडी मटेरियल दिया वो भी। अब इसमें ओवरलैपिंग होनी शुरू हो जाएगी। ओवरलैपिंग होगी कि जो आप उधर पढ़ रहे हैं वही आप इधर भी आ जाएगा, और वो बदलते हुए स्वरूप में आएगा, क्योंकि वो आप जानते हैं कि अगर वो सेम छापेंगे तो कॉपीराइट जैसे इशू कुछ होते हैं, इसलिए वो बदलते हैं। और आपको लगता है कि यार मैं, मतलब आप 8 महीना 10 महीना आपके यूं ही निकल जाएंगे। क्योंकि अगर आप दूसरी कैटेगरी में आते हैं स्टूडेंट की, पहली कैटेगरी वो है कि जो बच्चे ऐसे जैसे कि आईआईटी से या मेडिकल एजुकेशन किसी अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं, या उनके जो फैमिली बैकग्राउंड है वो वेल एजुकेटेड है, माँ बाप पढ़े हुए हैं, अगर वो इस तरीका से आते हैं तो फिर ये स्टडी मटेरियल और इसके चक्कर में नहीं फंसते। उनकी तैयारी लगभग हुई होती है, वो सिर्फ और सिर्फ टीचर्स से गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए आते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों पर, अभी मैंने भी एक वीडियो बनाई थी कि जो सीसीपीए जो है उसने उनके लिए एक नोटिफिकेशन नोटिस जारी किया है कि आप मिसलीडिंग जो एडवर्टाइजमेंट देकर के लोगों को जो है मिसलीड कर रहे हैं विद्यार्थियों को, उसके ऊपर। तो वो जो लोग आते हैं वो सिर्फ मेंटरशिप के लिए आते हैं कि ठीक है भाई ये एक पार्टिकुलर एग्जाम है, इसके लिए किस टाइप की तैयारी हमें चाहिए, किस तरीका का माइंडसेट हमें लेकर के चलना है। मैं माइंडसेट की जब बात करता हूं तो माइंडसेट बहुत ज्यादा जरूरी है, किताब से ज्यादा जरूरी है माइंडसेट। क्या आपका माइंडसेट उसके लिए तैयार है? तो अगर तैयार है तो कम पढ़कर का भी सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका माइंडसेट है ही नहीं वो, तो आप कितना ही भी पढ़ लें सिलेक्शन नहीं होगा। दो सिर्फ ये सब चीज लेने के लिए आते हैं। टेस्ट सीरीज, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोचिंग जो है वो मेंस की जो टेस्ट सीरीज है उसके रूप में महती भूमिका निभा सकते हैं। अगर वो सिर्फ जैसे कि विजन आईएएस है, उनका अच्छा सेटअप है, अगर जिसमें आपको बताऊंगा अभी कि आपको कोचिंग कहां पे करना है, किस तरीका का कोचिंग होना चाहिए, तो विजन आईएएस का टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। वहीं जाकर के सेंटर पे आप लगाएं, वो उनकी वहां पे ठीक है, इतना तो आपको करना है। लेकिन आपको जाकर के कोचिंग नहीं लेना है,
आपको जो मैं बता रहा हूं वो करना है, और जो मैंने आपको ऑलरेडी इसी चैनल पर बताया हुआ है कि आपको तैयारी करना कैसे है। तैयारी कैसे करना है, आपके पास में न्यूज़पेपर होने चाहिए, कुरुक्षेत्र योजना की मैगजीन होनी चाहिए, स्टैंडर्ड बुक्स जो मैंने ऑलरेडी बताई हैं वो होनी चाहिए। एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी एक पूरी सीरीज है, आप इस पर जाकर के देखेंगे। और एनसीईआरटी होनी चाहिए। आपने अभी की बार भी देखा होगा कि एग्जाम में जो मेंस के प्रश्न है वो एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा आते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी तो फिर आपका जो चांस है वो कम हो जाएगा। तो बेहतर है कि जो जेन्युइन रिसोर्सेस है वहीं से पढ़ें, मन पर काबू रखें थोड़ा सा। और उसका मैंने बताया है कि मन पर काबू कैसे रखेंगे हम। मन पर काबू का मतलब है कि मतलब कोई अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूं। मन पर काबू का मतलब है कि जब हम एक किताब पढ़ते हैं, मानो मॉडर्न हिस्ट्री के आप राजीव अहीर सर का किताब पढ़ रहे हैं, तो आपका मन करेगा यार कोई एक किताब और पढ़ लूं, विपिन चंद्रा का भी किताब पढ़ लूं। फिर कहोगे कि यार मैं एक किताब और पढ़ लूं, इसमें कुछ नया। ये जो मन है ना, ये इस तरीका से करता है, हर बंदे के साथ ऐसा होता है। लेकिन जो लोग सुलझे हुए हैं, जो इस तरीका के परिवार से आते हैं, उन्हें पता है कि यहीं से आना है, उसके बाद क्या करना है वो भी मैंने वहां पे बताया हुआ है, तो वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो गाइडेंस और मेंटरशिप है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और इसी को लेकर के मैंने इस चैनल की शुरुआत की थी कि मैं बच्चों को एक मेंटरशिप या गाइडेंस में प्रोवाइड करूं। क्योंकि ये किताब और ये तो आप देखेंगे कि एक सर्च मारोगे आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, लेकिन सही दिशा क्या हो, सही माइंडसेट क्या हो, इसे लेकर के ही मैंने यूपीएससी विद प्रताप की शुरुआत की थी। और एक जेन्युइन तरीका से मैं लोगों के साथ आना चाहता था और चाहता हूं, अभी भी मैं कार्य तो इस पर कर ही रहा हूं, और रिस्पॉन्स है ठीक है, वो चलता रहेगा। लेकिन एक मेंटरशिप लोगों को हो कि भाई उन्हें करना क्या है। अगर आपको एक बार सही से पता चल जाए ना कि यार हमें ये छोड़ देना है, इतना इतना हमें करना है, तो आपका सिलेक्शन आसान हो जाएगा। आगे हम देखेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पांचवा जो कारण है कि वेल एजुकेटेड फैमिली से ना आना, यानी कि पढ़ा लिखा जो परिवार है। अगर आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो पढ़े लिखे हैं, जो यूपीएससी के विषय में पहले तैयारी कर चुके हैं, पहले उनकी तैयारी यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं या विषय में जानते हैं, ऐसे लोग अगर आपकी फैमिली में हैं तो फिर वो आपको एक अच्छे से गाइड कर पाएंगे, उसके विषय में बताएंगे। या फिर माँ बाप अच्छे पढ़े लिखे हैं तो आप देखेंगे कि डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं और वहां पे मार्क्स की बात चल रही है, गांधी जी की बात चल रही है। मार्क्स और गांधी दोनों के जो विचार हैं वो साम्यवाद पर क्या है, लोकतंत्र पर क्या है, कहाँ दोनों में मेल होता है, कहाँ दोनों में डिस्प्यूट होता है। उसी तरीका से अलग अलग जो विचारधाराएं हैं, लेफ्ट विंग राइट विंग, दोनों के जो मूलभूत सिद्धांत है उनमें अंतर, तो ये हम सारे के सारी बातें डाइनिंग टेबल पर शेयर कर लेते हैं। यानी कि माँ बाप बात करते हैं, भाई बहन उनके साथ में डायलॉग होते हैं, उससे हमारी जो विचार है वो हम डिसाइड करने लगते हैं। ये जो पढ़े लिखे परिवार है वहां से ये चीज आती है। ये मैं आपको एकदम ओरिजिनल बात बता रहा हूँ। ये जो ठीक है, ये जो यूट्यूब पर आप देखते होंगे कि लोग बड़ी बड़ी बात जो समय शुरू में भी आपको मैंने 5-6 कारण गिनाए, ये ठीक है, बाद के सब कारण है, ये कोई कारण नहीं है, ये कारण नहीं है, ये सिर्फ बाद के कारण है। और ये बताने के लिए ज्यादा है, होने के लिए कम है, आप ऐसा समझे इसे। जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये जेन्युइन कारण है। अगर ये आपके साथ सब बेहतर है ना, यार आईएएस क्या है, लोग तो पता ना क्या क्या वैज्ञानिक और सब कुछ बन रहे हैं ना, कि रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये जो रॉकेट साइंस है ये बनाई हुई है कोचिंग माफिया ने। कोचिंग वाले जो लोग हैं उन्होंने, वैसे तो वो इथिक्स भी पढ़ाते हैं, लेकिन इथिक्स नाम की उनमें ई भी नहीं है, समझ गए। वो ना कोई इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका लाइफ कहाँ जा रहा है, आपका क्या होने वाला, आपको कुछ नहीं पता। कितने लोग हैं यार जो सुसाइड कर लेते हैं इसी डिप्रेशन से आकर के, यार वो लोग बनने हैं, हमें 5 अटेम्प्ट हो गए, 6 अटेम्प्ट हो गए। ये सारे कारण हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप इस तरीका से आते हैं तो आप एक पेशेंस रखें, और इसके साथ साथ में अगर आप कर सकते हैं तो कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, ताकि आपका जो बच्चे सके आप होम ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। ये यूट्यूब पे अगर पेशेंस है तो कुछ यूट्यूब पे आप कर लें, क्योंकि टाइम लगता है इस पे, तो ठीक है, 1-6 महीने का। लेकिन इंस्टेंट के लिए या तो आप कहीं कोचिंग खोल लें, या फिर होम ट्यूशन पढ़ा लें, या फिर कोई और कार्य जो आप जानते हैं कि फाइबर जैसी वेबसाइट हैं जिन्हें फ्रीलांसिंग कहते हैं, कुछ आपने सीख लिया, थंबनेल बनाना, वीडियो एडिटिंग करना, अभी बहुत सारे काम है, आप ये सब कुछ कर सकते हैं, ताकि 4 साल 5 साल का टाइम आपको लग सकता है। ये ओरिजिनल मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये लोग जो हवा हवाई कर रहे हैं ना, जो इस तरीका की मोटिवेशन दे रहे हैं, सिर्फ मोटिवेशन अपनी जगह है, लेकिन असलियत जो है ना वो स्वीकार तो करनी पड़ेगी, आप इसे मान के चलें, ठीक है। तो ये सारा होगा कि फैमिली, अगर आपकी फैमिली बैकग्राउंड एजुकेटेड नहीं है तो फिर आपको समस्या आएगी। और अगर आप आईएएस बनना चाहते हैं तो एक टाइम पीरियड लेकर के चलें और एक स्ट्रेटजी के साथ चलें। सिर्फ
4-5 साल जो मैं कह रहा हूं ना, ये ऐसे नहीं है, आपको इसमें सेल्फ स्टडी भी करना है और फिर मेंटोर के, ये सारे कार्य आपको करना है किसी मेंटोर की देखरेख में, ठीक है, मेंटोर की देखरेख में करना है। और मैं भी इस पर सोच रहा हूं कि एक व्हाट्सएप ग्रुप में बनाऊं और जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक मेंटोरशिप प्रोग्राम हम यहाँ पे जारी करेंगे और मैं आपको बताने वाला हूं कि अभी इस चैनल पर हम किस तरीका से क्या करने जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। और मेंटोरशिप का एक प्रोग्राम हम चलाएंगे ताकि लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिले, ताकि वो अपनी जो तैयारी है उसे एक सही दिशा में लेकर के आगे जा सके, ठीक है फ्रेंड्स। कोचिंग माफिया, अब मैंने जैसे कि आपको बताया कोचिंग माफिया का तो, और ये इंटरनेट, ये दो जो हैं वो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। कोचिंग माफिया तो मैं जैसे कि आपको बताया कि अच्छाई उनकी कहां पर होनी चाहिए कि एक तो ये जो स्टडी मटेरियल है ये सब बकवास बंद करनी चाहिए, जितना कम होगा उतना बेहतर है। जेन्युइन रिसोर्सेस आपको पढ़ने हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट्स आपको पढ़ना है, जैसे कि PIB PRS है ना, ये आपको पढ़ना है, और जैसे कि संसद टीवी है ना अभी, वो आपको देखना है, और न्यूज़पेपर में द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना है, NCERT आपको पढ़ना है, गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स आपको पढ़ना है, यूनेस्को वगैरह की जो रिपोर्ट आती है वो आपको पढ़ना है। इतने वो सब न्यूज़पेपर में आ जाती हैं, इतना ही सिर्फ आपको पढ़ना है और ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है और लिखने का जो अभ्यास है वो आपको करते हुए चलना है। कैसे नोट्स बनाएंगे, राइटिंग पे काम करना है, स्पीड राइटिंग पे काम करना है, ये सारे काम आपको करते हुए चलना है, ठीक है। ये सारा मैं गाइडेंस में आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है। टेस्ट सीरीज आपको कितना है, टेस्ट सीरीज लगाते हुए चलना है, मैं भी अब प्रैक्टिस कराने का एक विचार है मेरा भी, ठीक है। ऑप्शनल का जो चुनाव है वो कैसे करना है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा, वो वहां पर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज हमने यहाँ पर जो है ये सारी बातें देखी कि भाई आप असफल क्यों होते हैं और असफल होने के जेन्युइन कारण क्या हैं। कुछ कारण जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके हाथ में नहीं है, और बहुत सारे कारण हैं जो आपके हाथ में। और वो कारण क्या थे, जैसे कि कोचिंग, ये तो आप ही करते हैं ना, कोचिंग का चुनाव कौन करता है, आप करते हैं। क्यों करते हैं, ठीक है, गाइडेंस नहीं होता, गलती हो जाती है। इसके लिए मैंने बताया था आपको कि जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है, अवेयरनेस आपके लिए, यूपीएससी के लिए भी आप जनरल अवेयरनेस में पढ़ते हैं, लेकिन जनरल नहीं, आपको अवेयर करना है अपने आप को कि कौन व्यक्ति किस तरीका की भावना आपको रखता है, वो क्यों आपको इस तरीका से कर रहे हैं। अभी इतना सारा आप टेलीग्राम पे देखते होंगे कि दिन में मैं कह रहा हूँ 500-700 PDF आपके पास आ जाती होंगी। कितना आएगा यार करंट अफेयर, 20, 8, 20, 30, 40, कितने नंबर का आएगा, कितना PDF आप पढ़ लेंगे। अगर रोज का आप देखेंगे तो 200-250 पेज हो रहे हैं, और अगर मंथ में इसे को आप कन्वर्ट करेंगे तो लगभग 5-6 हजार पेज हो रहे हैं, और अगर आप इसे साल में कन्वर्ट कर देंगे तो आप समझें, और आपकी क्षमता क्या है 5-7 हजार पेज याद करने की है, तो आप जा कहां रहे हैं। इसका मतलब है कि सही तरीका से अपना कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, कैलकुलेशन करना है कि कितना मेरे पास टाइम है, जो भी मैं पढ़ रहा हूं उसको नोट्स तुरंत बनाने हैं, पढ़ करके नहीं छोड़ना, फिर पढ़ना ही नहीं है, इतना भी हिम्मत रखो। अगर आपको लगता है कि ये PDF में पढ़ करके नोट्स नहीं बना सकता, छोड़ दो उसे वही नहीं आनी एग्जाम में। अपने आप का जो दिमाग है ना उसका विकास करना है, उस दिमाग को सोचने की, जैसे मैंने कहा मल्टी डायमेंशनल सोचने की आदत डालनी है। और ये जो आदत आपको पड़ेगी फिर उसको पुष्ट करना है किससे, जो रिपोर्ट्स होती है उनके डेटा से आपको उसको पुष्ट करना है, मतलब वेरीफाई करना है। जब भी आप लिख रहे हो तो किसी ना किसी का डेटा वहां पर उसको वेरिफिकेशन के रूप में दे देना है। तो वो हम सब देखेंगे। तो ये सारी बातें हमने यहाँ पे आज की कि भाई क्यों असफल आप हो जाते हैं और क्या आपको ध्यान रखना है, कि जितने भी मैंने आपको बताई इनमें से जो आपके हाथ में नहीं हो तो आप क्या ध्यान रखेंगे, लेकिन जो कोचिंग है उसका आप जरूर ध्यान रख सकते हैं। अब यहां पर हम आगे देखेंगे, हमारा जो नेक्स्ट विषय है वो है यूपीएससी की तैयारी के 2 भाग हैं। जब भी हम किसी कोचिंग पर जाते हैं या किसी यूट्यूब चैनल से हम तैयारी करते हैं तो हमें उसको 2 भागों में देखना चाहिए। पहला भाग है तैयारी का, ये अलग अलग कुछ नहीं है, आप इसे ऐसा बांट कर देखें कि भाई जब भी हम पढ़ते हैं तो उसके 2 भाग होते हैं। पहला भाग क्या है, पहला भाग है कि किताब में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको हमें पढ़ना है और याद कर लेना है। उदाहरण के लिए अगर आप जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, अब जो लक्ष्मीकांत आप पढ़े होंगे तो लक्ष्मीकांत में आपने देखेंगे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह के चैप्टर है ना। तो प्रधानमंत्री पढ़ने के लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट तो समझना नहीं है कि भाई प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होता है, प्रधानमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री कैसे है, ये सारा आपको कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। दूसरा भाग आता है जहां पर आपको कॉन्सेप्ट होते हैं। तो जो पहला भाग है वो आपको पढ़ना है और याद कर लेना है, और दूसरा जो भाग है वो है कंसेप्चुअल, यानी कि वहां पे आते हैं कंसेप्ट। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं कि जैसे आप देखेंगे मेंटल प्लूम क्या है,
है ना। आप देखेंगे अर्थक्वेक क्या है, अर्थक्वेक कैसे आते हैं, सुनामी क्या है, सुनामी के प्रभाव क्या हैं, ये सारे कंसेप्ट हैं। जेट स्ट्रीम क्या है, जेट स्ट्रीम कैसे बनती है, मानसून कैसे बनते हैं, मानसून जो मानसूनी पवनें हैं वो क्या है, ये आप जानेंगे ना। ये कंसेप्ट है, पहले इनको समझना पड़ता है और समझने के बाद में फिर इनको हम लर्न करते हैं। समझ गए आप। तो ये दो भाग हो गए, एक में सिर्फ हमको लर्न करना है, एक बार पढ़ना है, लर्न कर लेना है, दूसरे में समझना है तब लर्न करना है, यानी कि याद उसके बाद में करना है, पहले समझना है और फिर उसको याद कर लेना है। क्लियर ये बात। तो ये दो भाग हैं। तो अभी तक जो मैं यहां पे मैं जो इस चैनल पे मैं करा रहा था, तो वो हम लेकर के चल रहे थे दोनों, यानी कि वैसे पॉइंट जो आपको याद भी करने हैं, तो मैं यहाँ पे नोट करा रहा था, तो आपको मैं नोट्स बनाता हुआ चल रहा था। तो मुझे लगा कि ये ज्यादा जो लोग हैं वो अट्रैक्ट नहीं है इस कंसेप्ट की ओर, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि हमें पता है, पता होता नहीं है, लोग हाथ से नोट्स बनाना भी नहीं चाहते, थोड़ा कष्टकारी है, लेकिन अंत में जाकर के यही फायदा देने वाला है। लेकिन कोई नहीं, वो पैसा देंगे और उसके बाद में बनाएंगे। अगर आप देखेंगे कि जो कोचिंग पे वो जाते हैं वहां नोट्स भी बनाते हैं, पैसे भी देते हैं, तो वो जब तक ठीक है भाई, उनका अपना सोच है। तो अब हम क्या है कि दूसरा वाला जो टॉपिक है जहां पर कंसेप्चुअल है, हम वो टॉपिक यहाँ पे कराऊंगा मैं ला करके कि जो कंसेप्चुअल है, अब वो लेक्चर आते रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ मुझे करंट का कुछ टॉपिक लगेगा तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। अब वो कोई भी विषय हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, 18 विषय हैं, आप जानते हैं यूपीएससी में आपको 18 विषय पढ़ने होते हैं, उनमें से जिसमें भी मुझे लगेगा कि एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है टॉपिक और कंसेप्चुअल है, वो उसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। ये अब मैंने इसके लिए रखा हुआ है। और दूसरा एक प्रोग्राम जो चलाएंगे वो है मेंटोरशिप का, कि बच्चों को मेंटोरशिप होनी चाहिए कि यार करना क्या है। मतलब मैं आपको बताता रहूंगा कि भाई अब आपको ये देखो, अभी पेपर आप उठा के देख लें, 2023 का जो मेंस एग्जाम हुआ है, वहां पर ज्यादातर जो प्रश्न हैं वो आपको न्यूज़पेपर से, 90% की कह रहा हूं न्यूज़पेपर से, और एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक, ये तीन जो है ये सोर्स है, 90% प्रश्न वहां से कवर हो जाएंगे। फिर आप क्यों यार क्लास नोट्स और ये नोट्स और वो नोट्स के चक्कर में पड़े हुए हैं। मैं आपको यहाँ पे कंसेप्चुअल कराता रहूंगा। एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, आप मुझे भेजेंगे कि सर ये कॉन्सेप्ट है, इन पर वीडियो बनाइए, और वहां पे हम वीडियो बनाएंगे। और ये वीडियो आपको मेरी ऐप पर भी मिलेंगी। हमारी ऐप है ओनली IAS PCS, आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। जो बच्चे मेरा मेंटरशिप, मेरी गाइडेंस में रहेंगे, उनके लिए अधिकतर वीडियो वहां पर आएंगे, ठीक है ना। वो क्योंकि आप मुझसे जुड़ेंगे तो अब जानते हैं कि मेंबरशिप आपको लेना होगा, और वो मेंबरशिप के साथ में हम तैयारी करेंगे, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे कि अब आपको, और आप मुझे वो सारे टॉपिक भेजते रहेंगे व्हाट्सएप पर कि सर मुझे इस कंसेप्ट को समझ नहीं आ रहा है, ये कंसेप्ट आप समझाइए। तो वो कंसेप्ट हम वीडियो बनाएंगे और वो सारे वीडियो आपको मिलेंगी ऐप पर। वो ऐप आप डाउनलोड कर लेंगे, ओनली IAS PCS नाम से ऐप है, वो आप इस पर देख रहे होंगे मेरी स्क्रीन पर, ये ऐप है, इसे आप डाउनलोड कर लेंगे। क्लियर। और इसका जो है आपको लिंक भी मिल जाएगा नीचे, आप वहां से जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। वहां पर वो सारी क्लासेस होंगी, ठीक है, वहां पर वो सारी क्लासेस होंगी जो भी हमारे मेंबर्स होंगे। और यहाँ पर जो है यूपीएससी विद प्रताप पर वो जनरल टॉपिक्स जो मुझे लगेंगे वो मैं लेकर के आता रहूंगा। तो इस तरीका से इस चैनल को लेकर के हमारी ये वाली रणनीति रहने वाली है। और जो लोग मेंबरशिप में होंगे हमारे, वो सारे के सारे जो लोग हैं, उन लोगों को अलग से PYQs भी कराए जाएंगे। वो PYQ जो 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। और देखो, जितना भी आप सिंप्लीफाई रहेंगे, जितना रिसोर्सेज से दूर रहेंगे, मल्टी रिसोर्सेज नहीं अपनाएंगे, आपके सक्सेस के चांस बढ़ जाएंगे। और मेरा जो उद्देश्य है मेन वो है कि आपको इन जो ये रिसोर्सेज है ना, इनसे यार अलग हटाना है, वो आपको एकदम सीधे लेकर के आना है। जो 3 रिसोर्स हैं जो मैंने आपको बताया, इन पर आपको कंसंट्रेट करना है, कहीं नहीं जाना यार, इधर भी नहीं देखना, उधर भी नहीं देखना, सिर्फ सीधा ये 3 रिसोर्सेज आपको फॉलो करने, यही आपको यूपीएससी क्रैक कराएंगे। किसी के उस पर नहीं जाना। वो उसे समझा, मैं आपको उसे समझाऊंगा। ऐप पर उसकी क्लासेस आएंगी, जो भी टॉपिक आप मुझे भेजे करेंगे, व्हाट्सएप हम ग्रुप बनाएंगे, उसमें वो उनका मैं वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, और वो आते रहेंगे और हम इसी तरीका से चलते रहेंगे। तो मेरा विश्वास इसमें नहीं है कि बहुत सारी PDF आपको और दी जाए। यार कितने अजीब लोग हैं कि जैसे कि मानो किसी ने यूट्यूब भी चैनल शुरू किया ना, उसने अपनी एक अलग किताब छाप दी। यार खुद सोचो, वही तो है सारा का सारा, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हो यार। ये बहुत, मैं खुद मेंटली स्टेट से गुजरा हूं इससे,
कि इतने सारे रिसोर्सेज आप पढ़ करके करेंगे क्या। 3 रिसोर्स है, उन्हीं से निकाल करके ये लोग सब लेकर के आ रहे हैं। और वो रिसोर्सेज क्या हैं, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, मैंने आई बटन में इसे लगा दूंगा और बाद में एंड स्क्रीन पे भी आ जाएगी। एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, वहां नोट्स कैसे बनाएं, वैसे तो मैं लेकर के आऊंगा और छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगा इस पर, क्योंकि वो पहली वीडियो है, वो लेंथी वीडियो है। अब मैं टॉपिक वाइज वीडियो लेकर के आने वाला हूं कि कैसे तरीका से नोट्स हमें बनाने हैं, रिसोर्सेज कैसे हमें सीमित रखने हैं, पहली बार में आप यूपीएससी क्रैक कैसे कर सकते हैं, सफल हो इसके लिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, दोनों बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो जो मैंने आपको बताई है ये यहाँ पर। अच्छा, जो टॉपिक आप भेजेंगे वो एनसीईआरटी से भी हो सकते हैं, एनसीईआरटी का कोई भी चैप्टर आप भेज सकते हैं कि सर ये चैप्टर मुझे समझ नहीं आ रहा, इस आप समझें, किसी से भी कहीं भी से भी आप मुझे भेजेंगे, मैं उसको आपको कंसेप्ट को क्लियर करूंगा, उसे हम यहाँ पे कराएंगे और आप सेल्फ स्टडी करके मेरे साथ चलेंगे। और जो हमारा जो ग्रुप बनेगा, जो मेंबरशिप होगी, वो बहुत हम सस्ती रखने वाले हैं, मंथली रखेंगे उसे। ये भी नहीं है कि आपने एक बार ले लिया तो फिर आपको पसंद नहीं आ रहा या कोई भी है तो आप जा नहीं सकते, मंथली हम उसे रखेंगे। और वो आप, वैसे तो इस चैनल की जो मेंबरशिप है उसी में मैं उसे ऐड कर दूंगा, मैं अपडेट कर दूंगा कि वैसे तो इस पर 3 दे रखे हैं, अभी हम आगे जाकर के इसे एक ही बना देंगे और इसे बहुत सस्ता रखने वाले हैं, 399 या 499 कुछ इस तरीका से रखेंगे। तो जो भी लोग इसकी मेंबरशिप लेंगे या फिर ऐप पर रख देंगे, ऐप में आप जाकर के देखें वहां बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनसे भी कोई भी, अगर आपको चाहिए कि भी सर मेरे पास में कुछ भी नहीं है तो कुछ नोट्स हमें मिल जाएं, तो नोट्स वहां पे भी हैं। लेकिन मैं नोट्स वगैरह के ज्यादा फेवर में रहता नहीं, जैसे कि मैंने आपको बताया है। मैं चाहता हूं रिसोर्सेज बहुत सीमित हों, जो भी जेन्युइन रिसोर्सेज हैं वही, जो जेन्युइन रिसोर्सेज हैं वही आपको फॉलो करने हैं, इधर उधर की कोई भी और रिसोर्सेज आपको फॉलो नहीं करने हैं। अब इस पर और बहुत सारी मैं वीडियो लेकर के आऊंगा कि भाई जैसे मल्टीपल रिसोर्सेज से बचना कैसे है, आप पहली बार में आईएएस कैसे बन सकते हैं, उसके लिए वैसे तो जैसा मैंने अभी आपको बताया है उसे भी आप देख सकते हैं। अलग अलग लेके आएंगे कि ज्योग्राफी के लिए कौन से रिसोर्सेज हैं, और यही 3 रिसोर्सेज रहने वाले हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स, आज हमने जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उस पर बात की और मेरी बातें आपने ध्यान से सुनी। इन बातों को सब बच्चों के साथ शेयर करें, क्योंकि देखो अवेयरनेस बांटोगे तो अवेयरनेस फैलेगी, और ये अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। यूपीएससी क्रैक करने के लिए माइंडसेट की आवश्यकता है, रिसोर्सेज की आवश्यकता नहीं है। अगर आप एक बार इस विशेष साइकिल में फंस गए ना रिसोर्सेज की में, निकल नहीं पाएंगे आप, निकल नहीं पाएंगे। और वो काम जो आपको करने हैं, जैसे राइटिंग आपको करना है उसके लिए टाइम आपको मिलेगा नहीं, मल्टीपल रिविजन्स आपको करने हैं उनके लिए आपको टाइम मिलेगा नहीं। अगर आपको चाहिए कि नहीं यार जो सिलेक्शन के लिए आवश्यक है उनके लिए भी हमें टाइम मिलना चाहिए, तो फिर आपको टाइम को बचाना पड़ेगा। और वो टाइम कहां से बचेगा, वो टाइम बचेगा जब आपके लिमिटेड रिसोर्सेज रहेंगे। सफलता की कुंजी है रिवीजन, रिवीजन और रिवीजन। और रिवीजन कब होगा, जब आपके रिसोर्सेज बहुत सीमित होंगे। और रिसोर्सेज सीमित कब होंगे, जब आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे नहीं भगेंगे कि इस तरह का क्लास नोट्स, उस टेलीग्राम पे 500 पीडीएफ आपके पास आ गई, फलानी वेबसाइट से आपने करंट अफेयर पढ़ लिया। इससे नहीं होने वाला, बिल्कुल नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। और ये जो कारण है जो मैंने आपको बताए हैं ये है। बाकी तो दुनिया आपको बताती है कि सेल्फ डिसिप्लिन और मोटिवेशन और ये सब कुछ नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वीडियो आपको सबके साथ शेयर करनी है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। ये चैनल आपके लिए है, हिंदी माध्यम के लिए है। और मैंने जैसा कि आपको पहले भी बोला है, एक सिंगल बंदा भी अगर आएगा तो मैं उसे पढ़ाता रहूंगा। टाइम लगता है, रिसोर्सेज लगते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये कार्य करता रहूंगा फ्रेंड्स। तो आपने लेक्चर यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।